Hi, and welcome to the Alliance Educations channel. I am Kunal Banode, co-founder of Alliance Educations. So, from today we are going to start new chapter in physics, vector. So, in today's lecture, we are going to study what is vector and its notion, representation, and how to find magnitude of vector and different types of vector. But first of all, I want to tell you about Alliance Educations. Alliance Educations has now brought education to your doorstep. We have admissions open for both online and classroom programs. How will you benefit? We provide notes, worksheets, and lecture PDFs which help in revision. Weekly tests and quizzes keep you prepared. We also provide full online support via video calls. Our lectures have short tricks and easy to remember concepts which make your base strong and learning easy. So hurry up and register. So आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वेक्टर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। सो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम मेजर कर सकते हैं, जिसे हम मेजर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सो जैसे कि मास, फोर्स, ये सब मेजरेबल क्वांटिटीज है। सो मेजरेबल क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है। बट अब फिजिकल क्वांटिटी का हम डिवीजन देखेंगे टू कैटेगरीज में। फिजिकल क्वांटिटी को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, जिसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। उसे क्या कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, अगर आपको मैंने एक एप्पल दे दिया एंड सपोज ये एप्पल का आपको मास मेजर करना है, तो आप वेइंग बैलेंस पे इस एप्पल को सीधा रखो या एप्पल को उल्टा रखो, इसका मास चेंज होगा क्या? नहीं ना। मतलब अगर आपको इसका मास मेजर करना है तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है क्या, कि मास मेजर करने के लिए इसको ऐसा ही रखना है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो ही इसका मास करेक्ट आएगा? नहीं, हम उसको डायरेक्शन हमें वहां पे मैटर नहीं करती है, हम उसे कैसे भी रख सकते हैं। बट अगर आपको कहा जाए कि आपको मेजर करना है फोर्स, सो फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन मैटर करती है। सपोज आपको किसी बॉडी को डिस्प्लेस करना है, जस्ट इमेजिन आपको इसे डिस्प्लेस करना है यहां से यहां तक, सो आपको फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। आप यहां से पुश करके इसे यहां से यहां तो नहीं ले जा सकते। इट मीन्स फोर्स को डायरेक्शन होता है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसे डायरेक्शन भी होता है एंड विच ओबेइंग लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, मतलब वेक्टर में एडिशन सब्सट्रैक्शन के डिफरेंट रूल होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सो रिमेंबर, ऐसी क्वांटिटीज जिसका एक मैग्नीट्यूड है, जिसकी डायरेक्शन है एंड जो वेक्टर अलजेब्रा का लॉ ओबे करता है, वेक्टर एडिशन के एक लॉ होते हैं, वो लॉ ये ओबे कर रहा है। सो ये तीनों चीज सेटिस्फाई करना चाहिए कि जिसका क्या है? मैग्नीट्यूड है, जिसका एक डायरेक्शन है और जो क्या करता है? ओबे लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, उन्हें कहा जाता है वेक्टर्स। सो फोर्स ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो इसके बारे में और डिटेल में हम जानते हैं। सो जैसे कि हमने देखा, मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करना पड़ता है, सो वो हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। बट वही अगर हम फोर्स की बात करें, सो जैसे यहाँ पे ये दोनों कार जो है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रही है। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी हमें मिलती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी भी क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वेट, ये सारी जो क्वांटिटीज है इन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। सो धीरे धीरे ये आपको याद हो जाएगा कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है। लेकिन ये याद करना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि वेक्टर हम किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, जिसकी डायरेक्शन होती है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ओबे लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर्स। सो वेक्टर को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? एक एरो से, वन साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सो जहां पे एरो पॉइंट कर रहा है
इस पोर्शन को कहा जाता है हेड एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड एज टेल। सो वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है? टेल टू हेड, टेल टू हेड, ये रहेगी वेक्टर की डायरेक्शन। इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अब दो क्वांटिटीज को हम डिस्कस करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मींस क्या होता है? इट इज एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंसेक्ट जो पाथ फॉलो करके आ रहा है उस पाथ को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस। सो एक्चुअल पाथ जो फॉलो कर रहा है वो हो गया डिस्टेंस। बट व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आप देख सकते हो यहां से यहां तक गया तो ये दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। सो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ए से बी तक मेजर करो या बी से ए तक, डिस्टेंस सेम रहेगा। बट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। ए से बी तक डिस्टेंस को हम ए बी वेक्टर इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी बार। ठीक है, इसे बार भी रीड किया जा सकता है, हम बार भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। सो जिसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है उन्हें क्या कहा जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। बट यहाँ पे कुछ ऐसी क्वांटिटी भी है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है बट विच डिसओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। जैसे कि है करंट। करंट का डायरेक्शन भी है, करंट की मैग्नीट्यूड भी है, बट ये वेक्टर अलजेब्रा के एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता है। सो इसे हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। सो करंट इज द स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा का जो लॉ है उसे डिसओबे करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, रिमेंबर कि यहाँ पे से करंट आ रहा है, सपोज 10 एम्पियर करंट आ रहा है एंड यहाँ पे जंक्शन है। सो जंक्शन से करंट यहाँ पे स्प्लिट हो गया, जंक्शन से करंट क्या हुआ? स्प्लिट हुआ, तो इक्वली स्प्लिट होगा 5 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। एंड करंट की डायरेक्शन मैटर करती है, तो यहाँ पे नॉर्मल अलजेब्रा अप्लाई हो रहा है, नॉर्मल एडिशन अप्लाई हो रहा है, 5 + 5 10। सो ये नॉर्मल जो एडिशन के लॉ है करंट वो फॉलो करता है, बट करंट की डायरेक्शन है। सो इसका मतलब ये नहीं। सो यहाँ पे मुझे क्या बताना था, पॉइंट यहाँ पे आपको फोकस करना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसका डायरेक्शन हो उसको वेक्टर कहेंगे। डायरेक्शन के साथ साथ उसमें क्या ओबे करना चाहिए? लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अगर वो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा ओबे कर रहा है देन इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज वेक्टर क्वांटिटी वो नहीं कहा जाएगा। जैसे कि करंट, करंट का मैग्नीट्यूड है, करंट का डायरेक्शन है, बट ये डिसओबे करता है लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। दैट इज व्हाई करंट इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स। सो अभी हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक करंट ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट ये वेक्टर एडिशन के लॉ ओबे नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। सो वर्क, वर्क रिमेंबर वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट है। सो दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट स्केलर हो सकता है, और ये कैसे स्केलर है ये सब हम आगे चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो वर्क कैसी क्वांटिटी है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। देन नेक्स्ट, अ बॉय walks uniformly along the side of rectangular park size 400 मीटर into 300 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है हमें यहां पर कि 400 मीटर एंड 300 मीटर, इसका एल लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर डायगोनली ऑपोजिट। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक डायगोनली ऑपोजिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ही हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 700 मीटर। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी।
बॉडी पहले यहां से यहां तक जा रही है, यहां से यहां तक जा रही है। सो डिस्टेंस कितना हो गया? ये क्या कहा गया है कि बॉय वॉक्स यूनिफॉर्मली अलोंग द साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क के साइड से ये चल रहा था और डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट तक जाके वो रुका। सो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 700 मीटर। तो ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। हिज डिस्प्लेसमेंट इज 700। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा? रेक्टेंगुलर पार्क है तो पाइथागोरस से निकालेंगे। सो पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये 500 मीटर आ जाना चाहिए। सो ये इनकरेक्ट हो गया, दिस इज इनकरेक्ट। हिज डिस्प्लेसमेंट इज 500, दिस इज करेक्ट। वेलोसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वॉक। सो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। सो यहाँ पे हमें टाइम दिया नहीं है तो हम इसके बारे में तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, बट हाँ ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि हिज डिस्प्लेसमेंट इज 700 मीटर। सो आई होप आपको ये समझ में आया है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। देन नेक्स्ट टॉपिक है नोशन ऑफ वेक्टर। नोशन मतलब क्या होता है कि जस्ट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पे। सो रिमेंबर, वेक्टर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एरो अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम एक स्मॉल एरो दे देते हैं। सपोज एक क्वांटिटी है ए, सो इसको वेक्टर के फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जस्ट ए और उसके हेड पे क्या देंगे? स्मॉल एरो। सो जैसे डिस्प्लेसमेंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सो डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे एस बार। वेलोसिटी को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, सो वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वी बार। अगर हमें एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करना है, सो एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ए बार। एंड फोर्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? इट इज एफ बार। सो हेड पे हम एक स्मॉल एरो देते हैं, हम उसे बार भी रीड कर सकते हैं। इस तरीके से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नोटेशन। सपोज एक क्वांटिटी हमें दी हुई है ए बार, सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ ए बार और जस्ट ए। तो मैग्नीट्यूड किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? मॉड ऑफ ए बार और जस्ट ए। सो जैसे हमने पहले देखा था कि डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, एस बार से। डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? एस बार। सो इसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? मॉड ऑफ एस बार और एस। हमने देखा वेलोसिटी को वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? वी बार। एंड इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखना है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? सो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ वी बार और वी ओनली। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, सो एक्सेलरेशन का रिप्रेजेंटेशन ए बार एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए मॉड ऑफ ए बार और ए। सो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड उसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। तो हमने दोनों देख लिया है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है, मतलब नोशन ऑफ वेक्टर हमने देखा कि वेक्टर क्वांटिटी कैसे हम लिखते हैं, उसके हेड पे बार देके एक स्मॉल एरो देकर। जनरली जस्ट बार भी दिया जाता है, बट हम एरो भी देंगे, तो ए एरो बोलने से अच्छा हम उसे रीड करेंगे ए बार और ए वेक्टर। हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं इसे, वेक्टर ए, वेक्टर वी, वेक्टर एस और ए बार। सो जो भी आपको सुटेबल हो। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड इक्वेशन फॉर्म में। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है? यहां पर जस्ट सपोज मुझे एक वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज वेक्टर ए। इसका टेल और हेड हम रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन सिस्टम में। यहां पे हमें कार्टेशियन सिस्टम दिया रहेगा, सो ये हो गया पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो इसकी वैल्यू हमें कुछ दिख रही है कि इसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें दिख रहा है। सपोज कार्टेशियन सिस्टम में वेक्टर जो है एक्स एक्सिस को पैरेलल है, सो इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, ये होगा। अगर सपोज वेक्टर वाई एक्सिस को पैरेलल है, सपोज वेक्टर किसे पैरेलल है? वाई एक्सिस को पैरेलल दिया हुआ है, सो वेक्टर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। सो ये रहेगा, हम
टेल टू हेड इसे ड्रॉ करेंगे, हेड की ओर क्या रहेगा, एरो रहेगा। सो दिस इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन हमारे लिए काम का है इक्वेशन फॉर्म। इक्वेशन में इसे कैसे लिखा जाता है? सपोज यहां पे एक वेक्टर हमें दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से एक वेक्टर दिया हुआ है। सो अब रिमेंबर, हम यहां पे इसके कोऑर्डिनेट सपोज हमें दिया हुआ है कि ये वेक्टर जो है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है 2,2, और फिलहाल के लिए हम समझते हैं इसका x कोऑर्डिनेट है x एंड y कोऑर्डिनेट है y। जनरलाइज वे में लिख रहा हूं मैं, नंबर से नहीं। हम जनरलाइज फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहता हूं कि x कोऑर्डिनेट है इसका x एंड y कोऑर्डिनेट है y। तो इस वेक्टर को अगर हमने नाम दे दिया दिस इज ए वेक्टर, तो ए वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। अब ये ऐसे कैसे बन गया? सो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में, तो इसको एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर हम ऐसे लिखेंगे। बट जनरली इस तरीके से नहीं लिखा जाता, आप एग्जाम में भी देखोगे तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा। सो आई बताता है डायरेक्शन। आई क्या बताता है? डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। आई क्या बताता है? आई है यूनिट वेक्टर। आई क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है, जिसकी वैल्यू क्या है 1। तो यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन दिखाना। सो जब कभी भी आई आ गया, इसका मतलब वो टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस। और जब कभी भी जे आ गया तो जे रिप्रेजेंट करेगा, जे जिस नंबर के भी साथ है तो वो बताएगा मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस। तो इसे लिखा जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे। सो हम यूनिट वेक्टर के बारे में आज और डिटेल में स्टडी करेंगे। सपोज 3 डायमेंशनल है, सपोज हमारे पास ये पॉइंट दे दिया है। सो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। सो इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है एक्स वाई जेड। इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? एक्स वाई जेड। और ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट क्या है? ए, और इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। सो मैंने बताया अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई। अलोंग वाई एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है? जे। एंड अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर होता है के। अलोंग जेड एक्सिस यूनिट वेक्टर क्या होता है? के। सो वेक्टर ए को हम कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए इज कैन बी रिटन एज एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार। बट ये इसका स्टैंडर्ड वे नहीं हुआ लिखने का। स्टैंडर्ड वे क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड, ये एक्स पॉइंट लिखा हमने, बट ये क्या बता रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट। तो यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स क्या हो जाएगा? आई, प्लस वाई पॉइंट एज इट इज, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई क्या होता है? जे। एंड जेड के, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड क्या होता है? के। सो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपको ये याद रखने होंगे। 2 डायमेंशनल में रिप्रेजेंट करना है तो जस्ट एक्स आई प्लस वाई जे, बट 3 डायमेंशनल में आएगा तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये होगा इसका 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर की। सबसे पहला टाइप है इक्वल वेक्टर। सो व्हाट इज मीन बाय इक्वल वेक्टर? रिमेंबर, दो वेक्टर्स को इक्वल तभी माना जाएगा जब दोनों की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। सपोज ए वेक्टर और बी वेक्टर के लिए कहा गया है ए इज इक्वल्स टू बी। सो इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए? सो दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। देख सकते हैं हम यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन सेम है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम? दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड। सो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है एंड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तब उसे कहा जाएगा इक्वल वेक्टर। देन पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मींस क्या होता है? दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, सो यहां पे है बी वेक्टर, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर। मतलब सपोज ये वेक्टर बी हमें बड़ा दिख रहा है, सो हमको ए की मैग्नीट्यूड बी के बराबर करना है तो किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम लिख सकते हैं उसे m इंटू ए। एम क्या रहेगा? ऐसा स्केलर जो इसकी वैल्यू को बी के बराबर बना रहा है। सो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जस्ट सिंपल रिप्रेजेंटेशन याद रखिए। पैरेलल वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी। जरूरी नहीं है दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो, दोनों की मैग्नीट्यूड भी अगर सेम हो जाती तो वो क्या कहलाता? वो कहलाता इक्वल वेक्टर। सो हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं, बट पैरेलल वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन भी सेम है एंड यहां पे पैरेलल वेक्टर में क्या रहेगा? इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा और पैरेलल वेक्टर में कोई एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल रहेगा। स्केलर मींस एनी नंबर।
देन एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब क्या होगा, टू वेक्टर ए एंड बी आर सेड टू बी एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल तब कहलाएगा जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए, सो डायरेक्शन ऑफ बी रहेगी उसकी उल्टी, सो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। सो यहाँ पे हम इनको इक्वल कैसे करेंगे, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस केस में अगर मैग्नीट्यूड सेम है, सो हम कैसे लिखेंगे इसे, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी, माइनस से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो क्या होगा, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, सो अगर हमें दोनों को इक्वल करके बताना है तो यहां पे लिखना पड़ेगा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस एम वेक्टर बी, माइनस साइन क्या बताएगा कि किसी स्केलर मल्टीपल से हमने दोनों की वैल्यू इक्वल कर दी है, बट माइनस साइन हमेशा आएगा, माइनस का क्या बताएगा कि दोनों कैसे वेक्टर है, एंटी पैरेलल। तो ये तो इक्वेशन फॉर्म में हो गया, एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाएगा इस केस में, क्योंकि दोनों साइड में एरो हेड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तब वो कहलाएगा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देन कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, जब वेक्टर कुछ कंसीडरेशन में सेम पॉइंट शेयर कर रहा है, से यहाँ पे सेम पॉइंट शेयर कर रहा है, से हम कहेंगे वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में पॉइंट सेम, एक पॉइंट सेम आ रहा है, सो इनको अगर हमें लिखना है तो ये ऐसा होगा, वेक्टर यहाँ पे आ गया, दिस इज सपोज वेक्टर ए बी, दिस इज वेक्टर ए बी, सो इसी के आगे एक और वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए सी, सो या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं, ये पॉइंट ए बी एंड सी है, सो वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी, ये कैसे वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में आ रहे हैं। सो अगर दो वेक्टर एक कॉमन पॉइंट शेयर कर रहे हैं, देन हम उन वेक्टर को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। सो हम कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं। सो यहाँ पे भी स्केलर मल्टीपल आ सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इज एम इंटू ए सी, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों कैसे हो गए, पैरेलल वेक्टर हो गए। सो कोलिनियर वेक्टर आपको समझ में आया कि दोनों एक सेम पॉइंट यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। देन जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मीन्स जस्ट अ पॉइंट, इसको हम जीरो वेक्टर कह सकते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, उसे कहेंगे हम जीरो वेक्टर। सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे जीरो वेक्टर कहा जाता है। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप, यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो आइए जानते हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। और यूनिट वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, यूनिटी। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सी, हमने पहले आज के लेक्चर में देखा कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या था, आई, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे एंड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस इज के। यूनिट वेक्टर हम किस लिए यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए या डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का काम है, हमें यूनिट नाम से ही पता चलता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। सो जिसकी मैग्नीट्यूड 1 है उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। सो सपोज एक वेक्टर दिया हुआ है ए, सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू इट्स डायरेक्शन, इनटू इट्स डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये हो गया मॉड ऑफ ए और उसकी डायरेक्शन ए वेक्टर। तो इस तरीके से भी हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला बनाना है तो हम लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर इज वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिलता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना होगा। सपोज हमें दिया हुआ है फोर्स, सपोज हमें दिया हुआ है फोर्स, तो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो इससे मुझे अगर यूनिट वेक्टर चाहिए फोर्स का तो क्या करना पड़ेगा, F डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन, सो बेसिकली इसको याद रखने का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड, इससे मिलता है हमें यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर हमें कैसे बताता है, सो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है,
यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन वेक्टर जो भी है डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इससे हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इसे पहुंचाइए। एंड अभी अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लीजिए एंड अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिए। हम आपकी स्टोरी डेफिनेटली शेयर करेंगे। एंड आपको लेक्चर पीडीएफ रिक्वायर्ड है तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द रेगुलर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। Thanks for watching.